हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सत्य फिजिकल एजुकेशन में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है DSSB का 2018 में पूछा गया PGT फीमेल कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम हिंदी में भी पेपर बनाएं। सो हियर वी आर। इस बार हमने कोशिश करी है कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाए और आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो पाए जहाँ पर भी लैंग्वेज एक बैरियर है। सो आई होप हमारा ये एफर्ट आपके काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, मतलब मेहनत करते ही रहना है जब तक हम अपने मन में खुद के लिए अच्छा महसूस ना करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है यंग एथलीट्स आर मोर इम्प्रेशनेबल एंड ससेप्टेबल टू। यहाँ पे ससेप्टेबल का मतलब है कि इन्फ्लुएंस हो जाना, कि जो छोटे एथलीट्स होते हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो छोटे व्यायामी हैं, जो छोटे युवा खिलाड़ी हैं, वह ज़्यादातर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस रहते हैं। अगर हम उनको ट्रेनिंग कराना चाहें या खिलाड़ी बनाना चाहें, तो मैं बोलूँगी जो यंगर एथलीट्स होते हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वह इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, और इसीलिए उनको सेल्फ वैल्यूएशन और प्रेरणा जैसी एवं व्यक्तिगत मतभेद जैसी चीज़ों की अम, कम आकलन होता है। तो वहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी बाह्य प्रभाव एक ऐसा फैक्टर होता है जो उन पे ज़्यादा असरदार रहता है या कारगर रहता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंदर अवार्ड्स हो सकते हैं, या फिर उनको कोई ऐसा इंसेंटिव जिससे वह अट्रैक्टेड हो टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, या फिर ग्लोरी स्टोरीज या सक्सेस स्टोरीज हो सकती हैं जो हमें आकर्षित करेंगी किसी ना किसी स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने का। तो यंगर एथलीट्स के लिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक अच्छा और इम्प्रेशनेबल और ससेप्टेबल ज़रिया है किसी भी स्पोर्ट्स को खिलाने का, क्योंकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ होता। द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स इज, स्पोर्ट्स खेलकूद का सामाजिक महत्व है ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, लोगों को एक साथ लाना। पार्टिंग नेशन यानी राष्ट्रों को अलग करना, यह बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट है, पर यह सोशल सिग्निफिकेंस नहीं है, यह इंडिविजुअल का सिग्निफिकेंस में आ सकता है। इन्फ्लुएंस अदर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर है, लोगों को साथ लाना। वॉट स्पोर्ट्स डज फॉर पीपल, स्पोर्ट्स लोगों के लिए क्या करता है। स्पोर्ट्स लोगों को का सामाजिकरण भी कराता है। यहाँ पर आप चाहे किसी भी क्रीड से हों, किसी भी जाति प्रजाति ट्राइब, क्या भी आपका सोशल स्टेटस हो, स्पोर्ट्स सभी को एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपनी सेल्फ वर्थ को फील करने का। तो सोशलाइजेशन कराता है, हम अलग अलग संस्कृति के लोगों से मिलते हैं। अफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, अफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी यानी हमारी जो सेल्फ वर्थ है कि हम कुछ हैं, उसको उजागर करना। तो स्पोर्ट्स के थ्रू हमारी सेल्फ वर्थ की हमें काफ़ी अच्छी वैल्यू पता चलती है। तो अफर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी भी स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। कलेक्टिव कॉन्शियस यानी समग्र प्रबुद्ध, कि सोसाइटी का जो एक सोसाइटी में चलने वाली जो मान्यताएं हैं या फिर जो उनका बिहेवियर है वह भी हमें स्पोर्ट्स के थ्रू पता चलता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, कि स्पोर्ट्स यह सब कराता है। स्पोर्ट्स सोशल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो कलेक्टिव कॉन्शियस इज सोशल डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ। बिहेवियर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर पर्सन, जब हम किसी दूसरे को हानि पहुंचाने की मंशा से कोई अगर कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसका वैसे तो सीधा सीधा आंसर है आक्रामकता यानी एग्रेशन, जब क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है कि हम किसी को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें 3 वर्ड्स दिख रहे हैं, स्ट्रेस, टेंशन एंड एंग्जाइटी। हालांकि ये तीनों वर्ड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हैं, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे इनका मेंशन है तो मैं इनके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। कि काफ़ी बार पूछा, अगर ये कन्फ्यूजन रहती है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो स्ट्रेस कोई इमीजिएट हमारी बॉडी का या हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का एक इमीडिएट एक्शन होता है, रिएक्शन होता है टुवर्ड्स अ स्टिमुलस, कि हमें अचानक से स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन यानी उसी दौरान हुआ गया, बहुत ही छोटे टाइम के लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। किसी घटना के प्रति हमें या सिचुएशन के प्रति हमें स्ट्रेस हुआ, शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंग्जाइटी,
स्ट्रेस ही आगे चलकर एंग्जाइटी बन जाता है अगर स्ट्रेस बहुत देर तक रहे तो, यानी कि स्ट्रेस पहला स्टेप है एंग्जाइटी के लिए। तो यह एक छोटा सा डिफरेंस है। हम काफ़ी बार कंफ्यूज कर जाते हैं स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में, कि अगर स्ट्रेस की सिचुएशन काफ़ी समय तक रहेगी तो इंसान एंशियस हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव स्टेट होगी, और वहाँ पे उसको मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे एंग्जाइटी इज़ गुड, लेकिन अगर काफ़ी एक्सेस एंग्जाइटी है स्ट्रेस की वजह से तो दैट्स नॉट गुड। तो यह स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डिफरेंस है। टेंशन इज़ अगेन अनदर वर्ड फॉर स्ट्रेस, अगर हम कहें तो दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। Now, question number 5. Dash is a critical factor in governing the outcomes associated with youth sports. जब हम युवा खेलकूद के बारे में बात करते हैं तो युवा खेलकूद से जुड़ा जो एक क्रिटिकल फैक्टर है वह क्या है? तो फ्रेंड्स, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके जो DSSB ने आंसर दिया है वह नन ऑफ दी अबव दिया है DSSB के बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी हम यूथ स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो यूथ स्पोर्ट्स जहाँ पे हमें सेल्फ वर्थ की फीलिंग देता है या प्रोवाइड कराता है, कि हमारी खुद की पहचान पुख्ता कराता है, वहीं पे स्पोर्ट्स युवा खिलाड़ियों में काफ़ी मेंटल प्रेशर काफ़ी पैदा करता है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसे सिचुएशन से या कंडीशन से कोई भी एथलीट गुजरता है। क्योंकि समाज में खुद की वैल्यू को साबित करना ये हर एक खिलाड़ी के मन में चलता ही रहता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेकर आए बात करूँ मैं, तो कई बार होता है कि जब भी हम खेलते भी हैं, तो जैसे मैं खुद भी एक खिलाड़ी रही हूँ, तो जब हम खेलते हैं तो हम कितनी बार इंजरीज़ को फेस करते हैं, और हम अपनी बॉडी कि उन इंजरीज़ को रिहेबिलिटेट भी नहीं होने देते, इंजरी ठीक भी नहीं होने देते, कि हम मैदान में उतर जाते हैं दोबारा खेलने के लिए। उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं, कि एक तो खुद की सेल्फ के हमें अपने आप को साबित करना है, खेलना है, वहीं पे समाज का प्रेशर कि वही अपने आप को साबित करने वाला कि यस हम कुछ हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो युवा खिलाड़ी होता है वो मेंटली काफ़ी स्ट्रगल करता है व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग। तो इसका सही आंसर नन ऑफ द अबव है। द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल वेरीज फ्रॉम, मायोफाइब्रिल को हम मसल सेल भी कहते हैं, यह आप नोट डाउन कर लें कि मायोफाइब्रिल को हम मसल सेल भी कहते हैं, और जो इसकी लेंथ है वह DSSB ने वैसे इसका आंसर 10 to 12 सेंटीमीटर बताया है, पर जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है, मेरी नॉलेज कहती है, इसका आंसर 30 to 35 सेंटीमीटर होगा। ओके, सो रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड। अब निलय और अलिंद, एट्रियम और वेंट्रिकल क्या है? फ्रेंड्स, अगर हम हार्ट की शेप अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यह है एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो वह हमेशा प्रसारण और संकुचन यानी डायस्टोल और सिस्टोल 2 तरीके की कंडीशन से गुजरता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, वह कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है, यह बहुत ही बेसिक है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आती है कि हम रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन को क्या कहते हैं जब भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है। तो रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन जब भी आएगी उसको हम डायस्टोल कहेंगे, जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है। डायस्टोल एंड सिस्टोल, यह दोनों टर्म्स हम ब्लड प्रेशर में पढ़ते ही हैं। ब्लड प्रेशर में हम अपने हार्ट की, ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब भी हार्ट ब्लड पंप करता है तो जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स पे ब्लड एक प्रेशर रिलीज़ करता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी जो प्रेशर ब्लड ने रिलीज़ किया ऑन दी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब वह कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको सिस्टोल कहते हैं, और जब वह रिलैक्स होता है तो उसको डायस्टोल कहते हैं। और अगर यहाँ पे से एक और क्वेश्चन मैं अलग से मेंशन करना चाहूँ, तो जो हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट की, जो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट की जो ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वह है 80 to 120। ये फ्रेंड्स mmHg, ये आप नोट डाउन कर लें कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन
कि जो ब्लड प्रेशर रेंज है वह है 80 to 120। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। 80 यहाँ पे डायस्टोल है जब रिलैक्सेशन वाली सिचुएशन होती है, और 120 यहाँ पे सिस्टोलिक है जब कॉन्ट्रैक्शन वाली सिचुएशन होती है। तो इसका आंसर है डायस्टोलिक, एंड रिलैक्सेशन का आंसर है डायस्टोलिक। द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इज नॉट मोर देन 120 days। RBCs का दूसरा नाम, फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरी प्रयास रहा है, यह मेरा प्रयास है कि जो क्वेश्चन में से जितनी भी ऑप्शंस बन सकते हैं या फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है वह मैं आपको सब दे पाऊँ। तो RBC का जो दूसरा नाम है वह है एरिथ्रोसाइट्स। एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स नहीं लिखेंगे, लाल रक्त कणिकाएँ नहीं लिखेंगे, बल्कि वो एरिथ्रोसाइट्स लिख देंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, यह आप नोट डाउन कर लें। और इनका जो लाइफ स्पैन है वह है 120 days। अब एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वह है कि RBCs का जो ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड यानी जहाँ पे वो दफनाई जाती हैं या फिर जहाँ पे दे आर सपोज टू बी डेड, वह क्या है। तो RBCs का ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, यह भी आप नोट डाउन कर लें। अब स्प्लीन कहाँ पाई जाती है? स्प्लीन पाई जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, यानी स्पाइनल कॉर्ड में। यानी 120 दिन के बाद हमारी RBCs स्प्लीन में जाके रिसाइकिल हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी RBCs होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, वह कहाँ पर बनती हैं या उनकी फैक्ट्री कौन सी है, वह कहाँ पे बनती हैं। तो उसका आंसर होगा हमारी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। RBCs हमारी बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो वह सॉफ्ट और स्पॉन्जी हिस्सा होता है हमारी बोन का, जहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स बनते हैं। आगे बढ़ते हुए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इज द ओर्टा कनेक्टेड। अब ओर्टा क्या है? काफ़ी कॉमन नेम है, महाधमनी, जैसे कि नाम बता रहा है महाधमनी। दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। ओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी है ये, और यह काम करती है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का। अब यहाँ पे अगर मैं एक हार्ट की शेप फिर से बनाऊँ तो यह है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फ्रेंड्स ये जो ओर्टा है, ब्लड जब भी ब्लड हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है तो वह सीधा राइट एट्रियम में आता है बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर का ब्लड यानी हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से का ब्लड बॉडी में लेके आती है, और इन्फीरियर वेना केवा हमारे शरीर के निचले हिस्से का ब्लड हार्ट में लेकर आती है। सुपीरियर वेना केवा हार्ट में लेकर आती है। उसके बाद जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आता है एक संकुचन पे, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और वहाँ से वह पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में दोबारा लौट कर आता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यह तीनों चैम्बर्स की बात कर लिए, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वह हो रही है इस लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी ओर्टा यानी कि महाधमनी जुड़ी हुई है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो आई होप ये आंसर थोड़ा घिचमिच हो गई है, बट आई होप आप मेरे शब्दों से समझ पाए कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ द पोर्शन यानी बायां निलय वह पोर्शन है जहाँ से हृदय की महाधमनी ओर्टा जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हुए, आफ्टर एक्सरसाइज डैश इनटेक इज़ नीडेड टू रिप्लीट लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स। व्यायाम के बाद इनमें से क्या चीज़ अंदर ली जाए जो कि ग्लाइकोजन के भंडारों का पुनर्भरण करे। तो ग्लाइकोजन जो वर्ड है ये मिलता जुलता है काफ़ी ग्लूकोज से, ये अगर आप थोड़ा सा मैं हिंट के थ्रू समझाऊँ तो, और ग्लूकोज जो हमें मिलता है वह मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट से। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा आंसर निकल आया है इस क्वेश्चन का कि ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वह कार्बोहाइड्रेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोजन स्टोर्स को वापस से रिप्लीट करने के लिए। यानी एक्सरसाइज के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़रूर लेना चाहिए जिससे हमारे मांसपेशियों और लिवर के ग्लाइकोजन के भंडारों को पुनर्भरण किया जा सके।
फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वह मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर होता है। यानी हम कितना भी खाना खाएं, हमारी बॉडी को जितना इमीडिएटली खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए, वह तो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, लेकिन बचे हुए ग्लूकोज को हमारी बॉडी ग्लूकोज की फॉर्म में ना बल्कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है। यानी और भी आसान भाषा में, हमारी बॉडी जो ग्लूकोज स्टोर करती है वह ग्लाइकोजन कहलाता है। और वो स्टोर कहाँ होता है? मसल्स में स्टोर होता है। ग्लूकोज एक्चुअली ब्लड में बहने वाला जो कि इमीडिएटली यूज़ हो जाए वह पार्ट होता है। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर इनका अलग अलग नाम है। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ एक्चुअली नीडेड टू रिप्लीट द लिवर एंड मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स। कोलमैन ग्रिफिथ, द पायनियर इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्ट्रांगली प्रपोज्ड। फ्रेंड्स, ये कोलमैन ग्रिफिथ काफ़ी आप नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो ये और भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कोलमैन ग्रिफिथ एक्चुअली में एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जिनको फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है। यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज कर दिया पायोनियर नाम के शब्द से, बल्कि पायोनियर भी वही है जिन्होंने शुरू किया हो या फिर जो कि जिनका प्रमुख हाथ रहा हो। तो प्रणेता, तो यहाँ पे कोलमैन ग्रिफिथ फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है और इन्होंने अपनी काफ़ी सारी स्टडीज़ करी हैं। किस चीज़ के ऊपर? पर्सनालिटी के ऊपर या साइकोमोटर एनालिसिस के ऊपर, जो कि सारे आंतरिक फैक्टर्स हैं किसी भी इंडिविजुअल के। तो पर्सनालिटी क्योंकि आंतरिक फैक्टर है या फिर साइकोमोटर भी एक आंतरिक फैक्टर है, तो इसका सही आंसर हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। यानी कोलमैन ग्रिफिथ जो कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हैं, उन्होंने अब स्ट्रॉन्गली प्रपोज किया है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, यानी आंतरिक प्रेरणा को। विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग, यानी लॉ ऑफ लर्निंग, ये लॉ ऑफ लर्निंग दिए गए हैं E.L. थॉर्नडाइक के थ्रू। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि बाय हु प्रपोज्ड द लॉज ऑफ लर्निंग, कि लॉज ऑफ लर्निंग किसके थ्रू दिए गए। तो लॉज ऑफ लर्निंग E.L. थॉर्नडाइक के थ्रू गए हैं और इन्होंने अपने लॉज में प्राइमरी लॉज यानी प्रथम जो लॉज के बारे में बात करी है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। यह तीनों प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। लॉ ऑफ अवेयरनेस कोई लॉ नहीं है। तो वैसे तो इसका सही आंसर लॉ ऑफ अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि वह पूछ रहा है विच इज़ नॉट द लॉ ऑफ लर्निंग। पर अगर हम इन तीनों को समझाएं तो लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब तक अनटिल अनलेस कोई भी एथलीट या कोई भी खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखने के लिए, लर्न करने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं सिखा सकते। इसी के अंतर्गत एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि घोड़े को हम तालाब पर लेकर तो जा सकते हैं पर उसको पानी पिला नहीं सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो। तो यह लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल का रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको कोई हम लर्निंग कराना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी को लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो हम उसको जल्दी सीख जाएंगे, और अगर उसको करना छोड़ देंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। यह लॉ ऑफ एक्सरसाइज करता है कि राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और वही उसी के थ्रू हमारी लर्निंग आगे बढ़ती है। लॉ ऑफ इफेक्ट बात करता है अगर किसी भी एक्टिविटी को करते वक्त या हमारे को प्लेजरेबल यानी हमारे अनुसार अच्छा महसूस होता है या अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे, और अगर हमें अच्छा नहीं महसूस होगा तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। यानी उस की गई एक्सरसाइज का हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वह आगे बताएगा कि हम उस एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। और अगर वो प्लेजरेबल इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं तो हमारी लर्निंग जल्दी भी होगी। तो यह तीनों लॉज E.L. थॉर्नडाइक ने दिए हैं इन अर्ली 19th सेंचुरी।
ठीक है, तो जागरूक, इनमें से लॉ ऑफ अवेयरनेस कोई भी लॉ नहीं है। द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम बता चुके हैं, कोलमैन ग्रिफिथ इज एक्चुअली द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक घटकों का एक घटक नहीं है। तो आप यहाँ देख पाएँ, ये जो टेक्निक वर्ड है, टेक्निक वर्ड एक्चुअली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है। इसमें हमारी कोई साइकोलॉजी नहीं लग रही होती, यह तो हम स्किल सीख रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर स्पोर्ट्स टेक्निक होना चाहिए। तो टेक्निक है, तकनीक। पर्सनैलिटी भी हमारा साइकोलॉजिकल बेसिस है। टैक्टिक्स होते हैं हमारे किसी भी खेल के दौरान या किसी भी टूर्नामेंट या एक्टिविटी के दौरान हमारा दिमाग जो टैक्टिक लगाता है, तिकड़म लगाता है, स्ट्रैटेजीज लगाता है, वह सारी टैक्टिक्स का पार्ट होती है। तो ये भी दिमाग का पार्ट है। फिलोसॉफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी का ही पार्ट है, कि हमारे जो एथिक्स हैं या हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं या वो जो भी विचार है, यह भी साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इसका सही आंसर टेक्निक है, क्योंकि यह ट्रेनिंग से रिलेटेड है, ना कि साइकोलॉजिकल। द एंड रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर कॉम्बिनेशन इज, कि प्रकृति और पोषण संयोजन का अंतिम परिणाम है। तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमन पर्सनालिटी, क्योंकि जो इंसानी पर्सनालिटी है, जो मानव व्यक्तित्व है, एक्चुअली में वह हम किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, नेचर के द्वारा या पोषण के द्वारा, यानी हमारी जो भी डेवलपमेंट है या जो हमारी ग्रोथ है, हम अपनी ज़िंदगी के दौरान जो भी हम ग्रो करते हैं, उसका मेन या अंतिम जो लक्ष्य है वह है हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करना, या इनडायरेक्टली हमारी पर्सनालिटी ग्रो होती है। तो इसका सही आंसर है ह्यूमन पर्सनालिटी। फाइनल गोल बहुत ही वेग है, कोई मतलब नहीं है इसका, अंतिम लक्ष्य तो बात ही कर रहे हैं। डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यह भी बहुत वेग है। और हाई परफॉर्मेंस, यहाँ पे हम अल्टीमेट गोल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि किसी भी हमारी ग्रोथ के दौरान के। तो इसका सही आंसर ह्यूमन पर्सनालिटी होना चाहिए, मानव व्यक्तित्व, कि प्रकृति और पोषण संयोजन का अंतिम परिणाम मानव व्यक्तित्व है। अकॉर्डिंग टू हेनरी मुरे, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज हाईली रिलेटेड टू व्हाट। हेनरी मुरे के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स, हेनरी मुरे यह भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी काफ़ी सारे अपनी स्टडी के दौरान मोटिवेशन पे काफ़ी काम किया है। तो हेनरी मुरे ने आगे एक टेस्ट भी दिया है, जिसको हम टैट कहते हैं, थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ये हम आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। खैर, तो हेनरी मुरे ने अपनी जो हमारी इंटरनल साइकोलॉजी है उसके बारे में काफ़ी बात करी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में। तो इसका सही आंसर है इंसेंटिव मोटिवेशन, उत्साहवर्धक प्रेरणा, कि जो हमारी जो भी हमारी आंतरिक इच्छाएं हैं वह डिपेंड करेंगी, वह बताएंगी कि हम कितना मोटिवेटेड हैं, और उससे रिलेटेड हमको इंसेंटिव दिए जाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फ्रेंड्स, ये जो नाक है, नाक ड्राइव टू अचीव, ये क्योंकि अब मेंशन है तो मैं बता ही दूँ कि जो नाक है, ये दिस इज नोन एज नीड फॉर अचीवमेंट, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोपाउंड की गई है नीड की थ्योरी बाय मैकक्लेलैंड। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है कि नैक इज प्रोपाउंडेड बाय होम, मैकक्लेलैंड। ये आप नोट डाउन कर लें, थोड़ा सा क्लमजी और वो हो गया है। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ। नाक ड्राइव टू अचीव, दिस इज गिवन बाय मैकक्लेलैंड। ये आपको नोट डाउन कर लें। पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंसेंटिव मोटिवेशन, क्योंकि हेनरी मुरे ने मोटिवेशन के बारे में बात करी है काफ़ी ज़्यादा, और उत्साहवर्धक प्रेरणा एक हाईली रिलेटेड है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केल टू मेजर अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन को मेजर करने के लिए, यानी उपलब्धि प्रेरणा को मापने का सबसे सही पैमाना टैट है, यानी थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंतर्गत हम किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी इंसान की पैटर्न ऑफ थॉट क्या है उसका, कि वो किस तरीके से उसका विचार है, वो क्या सोचता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी एक्चुअल में पर्सनैलिटी क्या है। यह पर्सनैलिटी असेसमेंट है।
इसके अंदर 21 पिक्चर्स वाले कार्ड्स होते हैं और जिसके बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल उन पिक्चर्स से क्या रिलेट करता है, क्या उनकी से रिलेटेड वो अजम्पशन करता है या क्या वो स्टोरी बनाता है, वह बताता है और उस बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया जाता है। इससे पता लगता है कि वो इंसान वर्ल्ड को किस तरीके से देख रहा है और ये किसी भी इंसान के हिडन अंडरलाइंग मोटिव्स के बारे में बताता है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन को मेजर करने का जो स्केल है वह है टैट टाइप इंस्ट्रूमेंट। डैश डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। इनमें से किसके थ्रू अराउजल यानी कि उत्तेजना और परफॉर्मेंस के बीच रिलेशनशिप पता चलता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है उल्टा यू परिकल्पना यानी इन्वर्टेड यू पैटर्न। अगर हम बात करें, ये अराउजल है एक ग्राफ पे यानी उत्तेजना और यह है हमारा परफॉर्मेंस। तो जब भी यह, तो आपने सुना होगा किसी भी, अगर हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए यानी हमें अपनी इच्छा अनुसार या बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो हम किसी भी इंसान का के लिए उसके इमोशंस का अराउज होना इम्पॉर्टेंट है यानी एंग्जाइटी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वह एंग्जाइटी अगर ऑप्टिमम होगी तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। ऑप्टिमम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारी एंग्जाइटी या हमारा अराउजल ऑप्टिमम होगा तो हमारी परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमम होगी। लेकिन अगर अराउजल हमारा लो है, काफ़ी लो है या काफ़ी हाई है, तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी। तो किसी भी अराउजल एंड परफॉर्मेंस को के रिलेशनशिप को बताने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है इन्वर्टेड यू पैटर्न। वी पैटर्न के अंदर वो क्या होगा, परफॉर्मेंस एकदम से ऊपर जाना और एकदम से नीचे आना, तो ये सही नहीं है। सही है यू पैटर्न होना। स्पोर्ट्स एथिक्स फोकस्ड ऑन डैश विच इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। कि इनमें से खेल नैतिकता पर केंद्रित होती है जो मानव उत्कृष्टता की एक अभिव्यक्ति है। कि मानव उत्कृष्टता यानी कि ह्यूमन एक्सीलेंस को बताने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट इनमें से कौन सी चीज़ है जो फोकस करती है, वो है खेल में समानता का भाव होना। यानी स्पोर्ट्स हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड एंड आर ट्राइब्स एंड आर सोशल स्टेटस आर कल्चर हमें समान रूप से इक्वालिटी प्रोवाइड करता है और ये खेल नैतिकता का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Who among the following are responsible for observance of sports ethics? कि स्पोर्ट्स एथिक्स को या खेल नैतिकता के पर्यवेक्षण में इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो इंडिविजुअल्स, हम स्वयं भी उत्तरदायी होते हैं स्पोर्ट्स एथिक्स के लिए कि हमारी खुद के भी नैतिक मूल्य होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। सरकार तो है ही, स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। अब इस वजह से लिस्ट मैच करनी है। तो फ्रेंड्स, जब ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की बात करें तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में ना किसी भी क्वेश्चन पे काफ़ी लंबे समय तक टिके रहना ये सही नहीं है। तो हमें ना कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स अपनानी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएँ और बचा हुआ टाइम हम आगे जाके रिविजन में या इन सब में हेल्प कर पाएँ। तो जो लिस्ट, ये जो मैच मेकिंग के क्वेश्चन होते हैं, इनका बेस्ट आंसर होता है जिसमें से आप सबसे ज़्यादा श्योर हैं, हम उस वाले ऑप्शन को उठाएं और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन मेंशन हो रहा है उसको मैच कर लें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्योर हूँ वो हूँ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के बारे में। कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी यानी कि इंसान की समन्वय कार्य क्षमता, मतलब कोऑर्डिनेशन रहना। तो समन्वय कार्य क्षमता यानी दोनों चीज़ों में तालमेल अच्छा बैठना। तो इसका सही आंसर होगा इट इंक्लूड्स मोटर फिटनेस एंड मोटर एबिलिटी। तो मेरे हिसाब से डी का जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वह दिया गया है ए ऑप्शन में। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन इज एडवांटेज ऑफ वेलनेस, ये इसका सही ऑप्शन है, तो ए का 2 यहाँ पे ही है। साइकिलिंग इज अ मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, कि फिटनेस के लिए हम साइकिलिंग करते हैं। और रिदमिक एक्सरसाइज, सी का 3,
रिदमिक एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन, कि ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन के लिए रिदमिक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है या अच्छी है। तो इसका सही आंसर होगा ए। एक सेकेंड, आई गेस मैंने कुछ गलत कर दिया है, वेट। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज़ 4 का 1, प्रोग्रेशन इज़ गुड एडवांटेज ऑफ वेलनेस ए का 2, ए का 2 इज़ हियर, यस, एंड साइकिलिंग इज़ मीन्स ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट बी का 4। तो ये हमारा सही आंसर है। मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया। रिदमिक एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन इज दिस, एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज इंक्लूड्स मोटर फिटनेस एंड मोटर एबिलिटी। सो या इसका सही आंसर 21 का बी, 2 4 3 1। भाई 2 का बी, इसका भी यही आंसर है। समन्वय कार्य क्षमता, प्रगति इज़ तंदुरुस्ती का लाभ, साइकिल चलाना स्वास्थ्य विकास का माध्यम, लयबद्ध व्यायाम शरीर में परिसंचरण के लिए बेहतर, एंड समन्वय कार्य क्षमता इस संचालक तंदुरुस्ती और संचालक क्षमता सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हुए, डैश इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन द अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। इनमें से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती प्राप्त बनाए रखने में एक आवश्यक तत्व है? इनमें से कौन सा आवश्यक तत्व है? तो वह है ऑब्वियसली एक्सरसाइज। व्यायाम हमारी शारीरिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती बनाए रखने में, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्रू डैश ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस अमंग चिल्ड्रन कैन बी अचीव्ड इन अ कलेक्टिव लेवल। जहाँ पे भी हम कलेक्टिव लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम ओवरऑल बॉडी फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो इसका सही आंसर और बहुत अच्छा आंसर होगा सर्किट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, सर्किट ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे अलग अलग स्टेशंस बनाते हैं, और उन स्टेशंस में हम डिफरेंट एक्सरसाइज बना देते हैं, जो कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम में या पर्टिकुलर सेट्स के हिसाब से कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्क्वाट्स दिया, या फिर यहाँ पे हमने क्रंचेस दिए, और इस वाले स्टेशन पे हमने जंपिंग जैक्स दे दी, यहाँ पे स्किपिंग दे दी, यहाँ पे हमने पुशअप्स दे दिए, और यहाँ पे इस वाले स्टेशन पे हमने कोई भी एक्सरसाइज जैसे कि लंजेस दे दिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने सर्किट में एक डिफरेंट स्टेशंस बनाए हैं, जहाँ पे कोई भी एथलीट कोई एक्सरसाइज करेगा पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट्स के लिए। तो यह अच्छा है टू डेवलप एंड्योरेंस अमंग चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस इन अ कलेक्टिव लेवल, सामूहिक स्तर पर। तो इसका सही आंसर है परिपथ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज गुड टू डेवलप स्ट्रेंथ, जहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस, प्लायोमेट्रिक्स, सर्किट एंड स्पीड, ये हमारे चैनल पे एक वीडियो हमने डाली है, लोड एंड अडेप्टेशन एंड टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड्स टू डेवलप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आप उसको जाके रेफर कर सकते हैं, वो थोड़ी हेल्पफुल होगी। उसका लिंक मैं सब्सक्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। प्लायोमेट्रिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो रेजिस्टेंस एंड प्लायोमेट्रिक बहुत अच्छे तरीके हैं स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एंड्योरेंस एज अ कलेक्टिव लेवल, तो वहाँ पे सर्किट एक अच्छा एग्जाम्पल है, सर्किट ट्रेनिंग। वार्म अप इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप वन सेल्फ फ्री फ्रॉम इंजरी। यस, हमें चोटों से बचाने के लिए, थकान से बचाने के लिए भी, और पेन से बचाने के लिए भी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स ओरिजिनेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन से गेम इंडिया में ओरिजिनेट हुए थे? तो इसका सही आंसर है बैडमिंटन। यह पूना में सबसे पहले खेला गया था, पूना महाराष्ट्र में। द हाइएस्ट अवार्ड गिवन टू स्पोर्ट्समैन इन इंडिया इज, स्पोर्ट्समैन को दिए जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड, कहने को तो अर्जुन अवार्ड भी स्पोर्ट्समैन को दिए जाने वाला अवार्ड है, पर ये हाईएस्ट अवार्ड नहीं है। हाईएस्ट अवार्ड है खेल रत्न अवार्ड। यहाँ पे पूरा नाम इसका मेंशन नहीं है, एक्चुअली में यह इसका पूरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो इसका सही आंसर है खेल रत्न पुरस्कार। अशोक चक्र अवार्ड जो है वह ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, डिफेंस में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स में ही दिया जाता है, लेकिन यह दिया जाता है किसी खिलाड़ी, किसी कोच को, क्योंकि द्रोणाचार्य जो हैं वह हमारी महाभारत में इनका उद्धरण मिलता है। द्रोणाचार्य वह
पांडवों और कौरवों के गुरु थे, तो क्योंकि वो गुरु थे तो उन्हीं के नाम पे अवार्ड का नाम द्रोणाचार्य रखा गया है। तो इससे आप याद रख पाएंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोच को दिया जाता है, जो कि वो गुरु थे और उन्होंने धनुर्विद्या जो सिखाई थी। तो धनुष भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब आर्चरी का एक पार्ट है। तो आई होप ये हेल्पफुल हो। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड अब इसमें सेलेक्ट करना है। तो सिटियस का जो मतलब है, सिटियस यानी कि फास्टर, ऑल्टियस यानी कि हायर एंड फोर्टियस यानी कि स्ट्रॉन्गर, और पिंग पोंग टेबल टेनिस का दूसरा नाम है। तो ए का आंसर हमें काफ़ी श्योर है, ए का आंसर है 2, तो ए का ऑप्शन हमें 2 यहाँ नज़र आ रहा है। और ऑल्टियस यानी कि हायर, बी का आंसर हमें भी यही नज़र आ रहा है, तो इसका सही आंसर है ये ए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हमारी ओलंपिक से रिलेटेड एक वीडियो है, वहाँ पर सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, इसके मतलब के इससे इसके मीनिंग क्या है हमने उसके बारे में बात करी है, और इसको याद कैसे किया जाएगा इसी सीक्वेंस में पूछा जाता है, सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। तो जो सिटियस है अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसे लिखा जाएगा स, और स स्पीड में भी यूज़ होता है। तो और जब भी हमारी स्पीड अच्छी होगी तो हम फास्ट होंगे, तो सिटियस यानी कि फास्टर। ऑल्टियस जो वर्ड है वह मिलता जुलता है ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और जब भी हाइट है तो यानी कि हायर। तो ये तरीके हैं, मतलब ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम याद कर सकते हैं सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस का क्या मतलब है। फोर्टियस यानी कि मिलता जुलता वर्ड है फोर्स से, फॉर, और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो हम क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर। तो आई होप ये थोड़ा एक ट्रिक आपको सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस याद करने के लिए हेल्पफुल रहे। तो 27 का आंसर है ए, या वही है। द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है। 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, वो 19th कॉमनवेल्थ गेम्स थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे। तो इसका सही आंसर है 1930 हैमिल्टन। द फर्स्ट साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स वर हेल्ड इन 1984 नेपाल। जो सैफ गेम्स हैं, जो सबसे पहले सैफ गेम्स वह नेपाल में खेले गए 1984 में। यहाँ पे हमें मैच करना है। अब इनमें हम सबसे ज़्यादा वही श्योरिटी, अब जिसमें हम सबसे ज़्यादा श्योर हैं वो ऑप्शन सबसे पहले लगा लें। तो जैसे कि विंड गॉज, विंड गॉज एक इक्विपमेंट है जो कि हम ट्रैक एंड फील्ड में यूज़ करते हैं, और विंड यानी कि हवा। विंड गॉज एक्चुअली हेल्प करता है हमें हवा की डायरेक्शन बताने में। तो 1 का आंसर है थर्ड, मैच करते हो। ए का सब ऑप्शन थर्ड हमें इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, डी में। तो फ्लोर, अब यहाँ तो हमने लगा लिया फ्लोर एक्सरसाइज आर रिलेटेड टू जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स में फ्लोर एक्सरसाइज की जाती है, मैच हो रहा है। इपॉन इज रिलेटेड टू जूडो, इपॉन जूडो की एक टर्म है जिसके बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं। जूडो में 3 टर्म्स दी जाती हैं, इपॉन में 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और जब भी इपॉन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो गेम ख़त्म हो जाता है। लिफ्टिंग इज रिलेटेड टू रेसलिंग। तो इसका सही आंसर था डी का थर्ड, और 30 का डी। हेल्थ एजुकेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, क्वालिटेटिव एंड डायनेमिक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इट डेवलप्स साउंड एटीट्यूड, एक अच्छा एटीट्यूड, अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की और अच्छी प्रवृत्ति विकसित करती है। बिल्कुल, यह रोजगारी के जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य आदतों के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव उपलब्ध कराती है। और इट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू द बेसिक मैकेनिज्म एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हेल्थ एजुकेशन का बेसिकली काम है किसी भी इंडिविजुअल को एजुकेट करना टुवर्ड्स द बॉडी एंड द हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अकॉर्डिंग टू WHO's टेक्निकल रिपोर्ट, हेल्थ इज वैल्यूड एज डैश इन द कम्युनिटी।
कि WHO की टेक्निकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ को कम्युनिटी का यानी समुदाय का एक एसेट माना गया है, यानी संपत्ति माना गया है। हम कहते हैं हेल्थ इज़, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि असली में हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट हमारा धन है। तो WHO के टेक्निकल रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ इज़ एक्चुअली द एसेट ऑफ द कम्युनिटी। डैश डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन इज़ कंसर्न विद द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल। इनमें से किसने हेल्थ एजुकेशन की यह परिभाषा दी है? तो उसका सही आंसर है सोफी। थॉमस वुड के अकॉर्डिंग, थॉमस वुड कहते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका जो एजुकेट करता है किसी भी व्यक्ति को हेल्थ के लिए, वह हेल्थ एजुकेशन कहलाता है। किसी भी तरीके से हम किसी को अगर एजुकेट करते हैं। और जेई पाक ने कहा है, जेई पाक कहते हैं कि हेल्थ जो है गाइड करती है, मोटिवेट करती है, इन्फॉर्म करती है किसी भी इंडिविजुअल को। तो मतलब हेल्थ एजुकेशन गाइड, मोटिवेट और इन्फॉर्म करती है किसी भी इंडिविजुअल को। तो वह जेई पाक का डेफिनेशन है। जो रूथी ग्राउट हैं वो कहते हैं जितनी भी हमारे पास नोन सोर्सेज हैं, उन नोन सोर्सेज के थ्रू अगर हम किसी इंडिविजुअल को हेल्दी रहने के तरीके बताते हैं या हेल्दी रहने के लिए प्रमोट करते हैं तो वह हेल्थ एजुकेशन कहलाती है। तो और ये जो गिवन डेफिनेशन है ये सोफी के थ्रू है। इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट पीपल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी हेल्थ प्रोग्राम्स बाय प्रोवाइडिंग वॉट, कि लोगों को डैश प्रदान करते हुए स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है सी, कि जब भी हम स्वास्थ्य लाभ देते हैं तो लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इन दी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स। Who has stated that sound mind lives in a sound body? एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान रहता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया, अरस्तु के द्वारा। काफ़ी फेमस है ये तो। पर्सनल हैबिट्स नॉट अफेक्टिंग इंडिविजुअल हैबिट्स आर एक्सरसाइज एंड फिटनेस। व्यायाम एंड तंदुरुस्ती हमारी हैबिट को अफेक्ट नहीं करती, रादर ये हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, बहुत ज़रूरी है। The object of health education is what? The object of health education का क्या ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स? यह अजमेर सिंह जी द्वारा जो किताब है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। द फोकस ऑफ हेल्थ एजुकेशन शुड बी ऑन व्हाट? तो हेल्थ एजुकेशन का फोकस होना चाहिए इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, इन तीनों पे ही होना चाहिए। समुदाय, व्यक्ति, परिवार। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी सिस्टम? यानी जब भी कोई डिजास्टर आता है तो उसके बाद का जो रिकवरी सिस्टम है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो उसका सही आंसर होगा प्रोवाइड डेफिनेट ट्रीटमेंट, यानी स्थायी इलाज उपलब्ध करवाना। यानी जब भी कोई डिज़ास्टर आएगा तो उसके इमीडिएट जो एक्शन होता है वह स्थायी इलाज नहीं होगा। स्थायी इलाज इज़ परमानेंट। हम यहाँ बात करें इमीडिएट की, यानी तभी की तभी, तो वहाँ पे हम अस्थायी इलाज के बारे में बात करेंगे, यानी टेम्परेरी, जिसके अंदर फर्स्ट एड हो सकता है। यह सभी ऑप्शंस हम पोस्ट डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम के अंतर्गत मानते हैं। पर स्थायी इलाज उपलब्ध कराना, provide definite treatment is not one of the part of post disaster recovery system। और DSSB ने भी यही अपनी आंसर में बताया है। हेल्थफुल लिविंग implies that environment और atmosphere has to be conducive to what? स्वस्थ जीवन का अर्थ है कि पर्यावरण या वातावरण के अनुकूल होना क्या है? तो फिजिकल एंड सोशल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, इमोशनल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थफुल जीवन यानी स्वस्थ लिविंग के लिए, जीवन के लिए यह सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी हमारी 40 क्वेश्चन की थी। आगे आने वाली 3 वीडियोस हमारी ऐसे ही 40 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर भी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा।
और इससे रिलेटेड चाहे ट्रेनिंग है या हेल्थ है, उससे रिलेटेड वीडियोस हमारी चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। ओलंपिक से भी रिलेटेड है, तो आप उनको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उनको जाके रेफ़र कर सकते हैं। आई होप बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ जितना हो सके उसको शेयर करें। आई होप आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।